Welcome to Infinity IQ+. हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में जैसा हमने डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट से क्या करना स्टार्ट कर देंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे या फिर हमारे ऐसे क्वेश्चंस जो अलग अलग स्कूल में एग्जाम्स में पूछे गए हैं ताकि हमको हेल्प मिल जाए। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस के और सब्जेक्ट के भी आज हम ट्राई करते हैं कि अगर हम इको का भी थोड़ा बहुत ट्राई कर पाते हैं, क्वेश्चन एक दो देख लेंगे साथ के साथ ही, ताकि थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए हमें कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो आपकी जो मैंने होमवर्क दिया था, आपको यह कहा था कि आप लास्ट क्लास में उसको पढ़ लेंगे। आपको कहा गया था कि पॉलिटिकल साइंस के जितने टॉपिक्स आपके मिड टर्म में आ रहे हैं आप उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे, और जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे या रिवाइज करे थे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पढ़ने के लिए कहा गया था। तो आज उन्हीं पे बेस्ड, ठीक है, या उन्हीं के चैप्टर से लिए गए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये नहीं है कि उन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बोला था पूरा चैप्टर हमने रीड करना है, लेकिन हाँ उन टॉपिक्स में से जरूर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है बेटा, यहाँ पे कुछ केवीएस के अचीवमेंट टेस्ट वगैरह भी हैं, केंद्रीय विद्यालय के पेपर्स भी हैं, आपके बोर्ड के पेपर भी हैं, मिड टर्म एग्जाम के भी जो मैं कवर कर सकती थी उसको यहाँ पे लिया गया है। अभी कुछ पेपर डिस्कस हो रहे हैं, बाकी और पे होंगे, काफी टाइम लग जाता है काफी सारे पेपर्स को डिस्कस करने में। ओके, चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम मैंने दोनों के लिए ट्राई किया है ताकि दोनों तरह के बच्चों को पता लग जाए, बेटा दोनों मीडियम के बच्चों को पता लग जाए किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक्स हमने लिए गए थे। अगर आपको खुद अपने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वहां के क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। ओके, और ये भी साथ में डिस्कस करेंगे बेटा इन क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ठीक है, ओके, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो हमने इस टॉपिक को देखा भी था, एक्सप्लेन 3 changes towards decentralization brought in the constitution after the amendment made in the 1992। ओके, 1992 में संविधान में संशोधन द्वारा सत्ता विकेंद्रीकरण के लिए किए गए 3 परिवर्तनों के बारे में बताइए। ये एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको कर लोगे। कौन से चैप्टर का आप सबको पता है? फेडरलिज्म चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था जब पावर को ऊपर से नीचे तक डिवाइड कर दिया जाता है। अब बात हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, या इसको सॉल्व करने में क्या क्या लिखना है। बात हम ये करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में जब ये क्वेश्चन आएगा तो लिखने का मेथड क्या होगा, जो मेरा मेन पर्सपेक्टिव है इसका। ठीक है, तो बेटा जी कैसे हमको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर 3 मार्क में क्वेश्चन आ जाए तो आप कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैम ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैंने बताया था आपको कि लिखना कैसे है, हमें पॉइंट्स पता है। कई बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में ना मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन लिखने बैठ जाएंगे। नहीं बेटा लिखना ही नहीं है, जब आपसे पूछा ही नहीं गया। तो यही गलती करते हैं आप, जब इसलिए नंबर नहीं मिलते, 3 में से 1 नंबर मिला। क्यों मिला? क्योंकि यही तो गलती कर रहे थे कि पूछा ही नहीं गया डिसेंट्रलाइजेशन। या तो आपसे 5 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जाता भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो आप लिखते भी। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, सीधा सीधा एनसीईआरटी में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, तो आप उन्हीं में से क्या करोगे, जो 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जहां पे आपका क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। लास्ट टॉपिक मैंने बोला डिसेंट्रलाइजेशन वाला उठाना, वहां पे कोई लाइन लिखी हुई भी है कि 1992 के बाद कौन से बदलाव किए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। तो जो 5-6 पॉइंट दे रखे आप उसमें से कोई 3 पॉइंट लिख देना, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि पॉइंट छोटे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आप क्या करोगे 5 पॉइंट लिख देना क्योंकि पॉइंट छोटे हैं। अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, अपनी तरफ से एक लाइन ऐड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, फिर आपके 3 पॉइंट भी काफी रह जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आप 4 से 5 पॉइंट लिख देना, थोड़ा थोड़ा अगर बता सकते हो तो आप उसके बारे में बता दीजिएगा। आ रही है बेटा बात समझ में? तो आप यहाँ पे कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब हेडिंग बना लेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, देखो सबसे पहले सब हेडिंग बन जाएगी कि वो स्टेप्स लेने जा रहे हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन में लिए गए हैं। ठीक है ना, फॉलोइंग पॉइंट्स कर दोगे, और फिर पॉइंट नंबर 1 एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर 2, एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर 3, फिर एक एक्स्ट्रा में लिख दोगे पॉइंट नंबर 4। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट छोटे हैं, इसलिए मैं सबके लिए कॉमन मेथड नहीं कह रही हूँ। इको पॉलिटिकल सबका अलग अलग चलेगा थोड़ा सा, तो क्योंकि हमारे पास पॉइंट यहाँ पे छोटे आएंगे, क्योंकि 1/3 रिजर्वेशन वुमेन का भी बताओगे आप, पावर को डिवाइड किया जाएगा 3 लेवल पर, तो उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए पहला पॉइंट ये भी बताओगे कि भाई इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए तीसरा लेवल भी बना दिया गया, वो भी बताओगे। ठीक है ना, 1/3 रिजर्वेशन का तो हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताओगे, राज्य चुनाव आयोग बनाया गया, तो इन सब पॉइंट्स को आप ऐसे कवर करोगे। ठीक है, टैक्स का भी बताओगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे पॉइंट्स बना दोगे और सब हेडिंग यहाँ पे लिख दोगे। फिर आपको 3 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपके पॉइंट्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। लेकिन उसके लिए बिल्कुल तरीके से काम करोगे, यहाँ पे अपनी पहले क्या बना लोगे, सब हेडिंग बना लोगे। क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, चलिए यहाँ पे बेटा जी आप कौन सा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ये हमारे बाद में आएंगे, नेक्स्ट में आएंगे, तो हम इसे अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपके जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो और क्वेश्चन आपके वो नेक्स्ट टर्म वाले हैं, जो और क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अब देख ही सकते हैं बेटा एक इको का क्वेश्चन है, हम यहाँ पे वो भी ले रहे हैं साथ में।
तो थोड़ा सा हमारे लिए बार बार करने काम थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, in what respect is the criteria used by the UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank? ठीक है, आप बेटा जी इसमें क्या कर सकते हो, आप यहां पर पहली बात तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का पहला जो चैप्टर है आपका विकास से संबंधित, वो उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, वर्ल्ड बैंक, और ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको पता लग रहा है, अगर पेपर में आए हुए तो इंपॉर्टेंट ही है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, इन्हें लिखिए, लिख के प्रैक्टिस करिए जो पैटर्न बता रही हो, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, यूएनडीपी का क्राइटेरिया जो किया गया है, डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, यहां पे आपको डिफरेंशिएट बताना है, ठीक है ना, कि भाई जो क्राइटेरिया यूएनडीपी ने यूज किया है और जो क्राइटेरिया किसने यूज किया, वर्ल्ड बैंक ने। हिंदी मीडियम भी पढ़ लेंगे। विकास मापन का यूएनडीपी मापदंड किस प्रकार वैश्विक बैंक के मापदंड से भिन्न है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर बेटा जी आप इसको करोगे कैसे, देखिए आप क्या करेंगे, एक तरफ वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया, ठीक है, और एक तरफ यूएनडीपी का क्राइटेरिया, आप इस तरीके से करके डिफरेंशिएट कर देंगे। इकोनॉमिक्स में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफरेंशिएट करने में, लेकिन मैंने हमेशा आपको बता रखा है जो पॉइंट आप यहां पे लिखोगे उसी का कोशिश करके डिफरेंशिएट फॉर्म आप यहां पे लिख दोगे। आ रही है बेटा बात, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट फॉर्म में अगर करना चाहते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकता है, आप इसको डिफरेंस करके भी कर सकते हो और आप इसको पॉइंट्स बना के, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख दिया क्राइटेरिया यूज्ड बाय द यूएनडीपी, फिर उसके पॉइंट्स लिख दिए, और फिर लिख दिया क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, फिर उसके पॉइंट्स लिख दिए। नहीं आ रही बात समझ में, तो बेटा आप इस तरीके से दोनों का क्या बता दोगे, डिफरेंशिएट बता दोगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, 3 तो पॉइंट लिख दोगे डिफरेंशिएशन के, ठीक है, और लास्ट में आप एग्जांपल्स लिख दोगे। एग्जांपल जरूर लिखने, जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ इनकम के बेसिस पे करता है, जबकि यूएनडीपी क्या देखता है, पर कैपिटा इनकम भी देखता है, हेल्थ भी देखता है, और आपका क्या भी देखता है, लिटरेसी रेट भी देखता है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे दोगे, कोई भी व्यक्ति ले सकते हो और उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, या देश के एग्जाम्पल दे सकते हो कि कोई पर्टिकुलर कंट्री है जिसकी सिर्फ इकोनॉमी बढ़ रही है तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो डेवलप्ड है, जबकि एक दूसरा देश है जिसकी हेल्थ स्टेटस भी अच्छा है, लिटरेसी रेट भी अच्छा है, तो यूएनडीपी के अकॉर्डिंग वो डेवलप्ड है। इस तरीके से करके अगर आप करोगे तो बेटा जी देख लेना कितना बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है। बस इन्हीं चीजों को पैटर्न बना के चलिए कि जो हमसे पूछा गया है हमें उसमें अपना कहां पे एक्स्ट्रा माइंड लगा रहे हो, कहां पे नहीं लगाना। मैं आपको वही चीज बता रही हूं, कई बच्चे क्या करते हैं, गलत जगह पर जाने की जहां पे अपना एक्स्ट्रा माइंड नहीं यूज करना वहां पे करते हो बेटा, नहीं वहां पे नहीं करना। आपके पास जो अच्छा वाला माइंड है, एक्स्ट्रा माइंड का मतलब है बढ़िया वाला जो माइंड है, जो आप लगा सकते हो कहीं पर, तो वो लगाइए अपने एग्जाम्पल्स में। आ रही है बेटा बात समझ में नहीं है, उतने तरीके से एग्जामिनर को पता लगेगा बच्चा समझ के लिख रहा है ना कि रट के लिख रहा है। ओके बेटा, चलिए ठीक है, बाकी टॉपिक्स को हम बाद में देखेंगे क्योंकि अभी तुम्हारा जो सिलेबस वाले बेटा अभी मुझे लग रहे हैं, ये एक और पेपर अब स्टार्ट हो रहा है बेटा जी, आपका जो बोर्ड का पेपर है, ठीक है। इसमें कुछ एमसीक्यूज ले लिए हैं बेटा मैंने, कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, जिनका मनी एंड क्रेडिट बेटा चैप्टर आ रहा है, हिंदी मीडियम पेज इंग्लिश मीडियम वाला आगे आएगा बेटा, वो बता दूंगी मैं। जैसे भारत में निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, ठीक है। जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि कौन रखता है, आरबीआई रखता है, भारतीय रिजर्व बैंक रखता है, ठीक है। तो इसका करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस ना करके ये डिस्कस कर रहे हैं कि सही मायने में कैसे करना है, तो मैंने आपको इसका तरीका बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है 1 नंबर का, ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन आया आपका, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए लिखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा लिख दोगे, ठीक है। यहां पे मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, लेकिन आप पूरा लिखोगे अपना आंसर, ओके। फिर बेटा जी यहां पे आपका ऋण वाला क्वेश्चन आया हुआ है, एमसीक्यूज देख लीजिए, यहां पर आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बेटा जो आप ये देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से एक समृद्ध किसान के विकास के लक्ष्य कौन से हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। इस चैप्टर में से इको का जो पहला चैप्टर है उसमें से तो बेटा आपका बहुत बार ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, इवन बोर्ड में भी आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से क्वेश्चन, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बेटा मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी इसके बाद में, ठीक है। तो उसके बाद में यही है कि अगर कोई अमीर किसान है तो उसके लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डेवलपमेंटल गोल क्या होगा उसके लिए, तो आपको यहाँ पे क्या किए जाएंगे, ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है। आपको यहाँ पे क्या किया गया है, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है। और आपको एक्चुअल में टिक यहाँ नहीं करना,
अब कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, कई बच्चे क्या करेंगे, 4 दिए गए ना, यहां के अकॉर्डिंग टिक कर देते हैं। नहीं बेटा, पहले तसल्ली से देख लीजिए एमसीक्यू में पूछ क्या रहे हैं, कौन सी फॉर्म एमसीक्यू की। मैंने आप सबको ये कहा था कि मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू की भी टाइप होते हैं बेटा, अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो यहाँ आप थोड़ा रुकिए, आप ये देखिए कि यहाँ पे देखो विकल्प लिखा हुआ है, यानी ऑप्शंस लिखा हुआ है, यानी अभी ये वाला क्वेश्चन, ये सिर्फ क्वेश्चन चल रहा है यहां तक, ऑप्शन बेटा ये है आपके। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इनमें से अब 1 और 2, सेकेंड और फोर्थ, 1 और 4 ऐसे करके आपके ऑप्शन दे दिए गए हैं। आ रही है बेटा बात, समझ में नहीं आ रही है? जैसा कि हमें पता है एक बड़ा किसान है तो उसका क्या होगा, बड़ा किसान है तो मजदूरी तो उसे बेहतर क्यों देगा वो, ठीक है। उच्च पारिवारिक आय, बिल्कुल चाहेगा कि मेरे परिवार की आय अच्छी हो जाए। फसलों का अधिक समर्थन मूल्य जो गवर्नमेंट उसे देती है उसे बिल्कुल चाहेगा। कार्य के लिए अधिक दिन उसे नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि ये देखो बेहतर मजदूरी तो एक मजदूर चाहेगा ना, कार्य के अधिक दिन भी एक मजदूर चाहेगा। तो थर्ड और आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन में देखिए सेकेंड एंड थर्ड, आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। बेटा आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप वहां पे जो एग्जामिनेशन शीट पे लिख के आएंगे वो सी आंसर को करके अपना ये वाला आंसर, एक मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। हाँ, ये वाला अपना आंसर लिख कर आओगे, ये वाला। बेटा आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? ना कि ये वाले पॉइंट्स लिख कर आओगे, नहीं, ये क्वेश्चन है आपका, ये है आपका आंसर। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ठीक है। इसी का एक और क्वेश्चन बेटा यहाँ पे 4 नंबर पे आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र की गतिविधि है। ये बेटा आपका इकोनॉमिक्स का ही सेकंड चैप्टर है, जिसमें से आपकी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज आई हुई है, ठीक है। तो इसमें से आप बता दोगे कौन सा संगठित क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको सीधा ABCD रीड करना है, जो आपके अकॉर्डिंग ठीक है आंसर, उस पर आप ठीक कर देंगे। अगर आप सबको ये आंसर आता है, आपको पता होगा संगठित क्षेत्र वो होते जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे चलते हैं, ठीक है, जो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। ओके। अब बेटा जी यहां पे आपका एक और टाइप आता है जो फिल इन द ब्लैंक्स करके आ सकता है, ठीक है। ये अभी हम चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वाला एक टाइप दे रखा है, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर को। तो आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स करके भी आ सकता है, फिलअप दे देंगे और ऑप्शन दे देंगे नीचे, तो आप अपने फिलअप के अकॉर्डिंग उसको फिल कर देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इसी की बेटा ये शीट है, थर्ड वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ए प्रॉस्पेरस फार्मर, ठीक है, यही ऑप्शन आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटी, जो अभी हमने डिस्कस किया, थर्ड और फोर्थ आपका इको के एमसीक्यूज है। ओके, चलिए बेटा, अब बेटा इसकी जो शीट है ये देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आपको आए ये वाला क्वेश्चन तो मुझे बताइएगा, ठीक है। देखो अब एक एम से हमारी मैचिंग आई हुई है बच्चे इसमें, ठीक है, ये वाला एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है मैचिंग का। इस वाली मैचिंग का टाइप आपको बताने जा रही हूँ कि ये वाला किस तरीके से आएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम पता नहीं चलता है, क्योंकि पहले वाली मैचिंग हमें आती है, ये वाले मैचिंग का टाइप नहीं पता। और स्पेशली बेटा जी आपको पता चल रहा होगा ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। ओके, आपको ये बताना है कि यूनियन लिस्ट, हमें पता है 4 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्रीय सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट बेटा यानी कि हमारी कौन सी होती है आप सबको पता है, समवर्ती सूची, फिर लेजिस्लेटिव लिस्ट यानी कि हमारी अवशेष सूची, ठीक है। तो कौन सी लिस्ट में कौन से टॉपिक आए हुए हैं तो आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से बेटा ये डिस्कस भी किया हुआ है। तो यहां पे रोमन नंबर लिखे हुए हैं, इसको ध्यान में करिएगा। यहां पे ABCD लिखा हुआ है, इसको ध्यान में करिएगा, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, अब ये वाले जो नंबर है वो ये रे, यानी कि आपका कॉलम 1 जो लिस्ट है, ठीक है। फिर आपका जो ABCD है, ओके, जो आपका ABCD है वो ये है। तो यानी कि पहले आप मैच कर लोगे। फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट आपके कौन से होंगे, सेंटर गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव और न्यू सब्जेक्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स अंडर जुडिक्शन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, हमें ये पता है सब्जेक्ट जो होते हैं जुडिक्शन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट वो कौन से होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, समवर्ती सूची होती है, तो कॉन्करेंट में समवर्ती सूची हो गई, ठीक है। हमें पता है रेस्ट्रिक्टिव लिस्ट वो होती है जो फॉर यूनिफॉर्मिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन इट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन न्यू सब्जेक्ट्स, हमें पता है ये होती है, ओके। स्टेट लिस्ट हमें पता है स्टेट गवर्नमेंट अलोन मेक लिस्ट, ओके। हमें पता है यूनियन लिस्ट यानी कि यूनिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाएगी। यानी आप बस पहले एक देखिएगा, पहले का बी है, तो कौन सी वाली लाइन में पहले का बी है, यानी कि इसमें पहले का तो बी है नहीं, ओके, पहले का बी नहीं है, पहले का बी नहीं है, ओके। तो पहले का बी कहां पे आ रहा है, ये आ रहा, पहले का बी ये वाले ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला आप देख रहे हो, ये वाले ऑप्शन में, ठीक है। अभी हम और चेक करेंगे, अभी टिक नहीं कर देंगे। स्टेट लिस्ट में सेकंड का ए, सेकंड का ए इस लिस्ट में आ रहा है, थर्ड का सी इस लिस्ट में आ रहा है, फोर्थ का डी, फोर्थ का डी, तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया डी।
आ रही है बेटा बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है, आपको इस तरीके से आंसर करने हैं। सही मायने में तो आपको यही आंसर पता लग जाएगा, इतना आपको लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है कि पहले का बी सिर्फ यहां पर है और किसी भी ऑप्शन में पहले का बी दे। देखो पहले का बी कहीं नहीं है ना, दिक्कत वहां हो जाती है मान लो यहां पे भी पहले का बी लिखा हुआ है तो वहां दिक्कत हो जाती है। अगर ऐसे आ गया तो आपके लिए और इजी है, फिर भी दो देख लिए एटलीस्ट, बाकी ज्यादा दिक्कत करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, इस तरीके का एक मैचिंग क्वेश्चन भी आता है। ओके हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द बिलीव्स इन द एडवोकेसी फॉर द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वलिटी ऑफ वुमेन। हमें पता है वुमेन के अधिकारों की बात कौन करते हैं? फेमिनिस्ट करते हैं, यानी कि नारीवादी करते हैं। तो आप इसमें सिंपल अपना टिक लगा के अपना आंसर लिख दोगे 13 का होगा डी, और डी का बोले तो अपना आंसर लिख दोगे फेमिनिस्ट। ओके बेटा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे की क्लासेस आपकी आएंगी ज्योग्राफी के लिए। ओके, सेम बेटा हिंदी मीडियम अपने क्वेश्चन देख लीजिए, और जिस बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए होगी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए। और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलिए, देखना कितनी जल्दी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी बेटा, और बढ़िया से। चलें बेटा आगे। हाँ, ये देखिए बेटा, आपका यहां पर एक मेन है क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे आपको लोकल गवर्नमेंट का क्या दे रखा है? सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, केस स्टडी आई हुई है, यानी आपकी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। यहां पर ये बेटा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इंग्लिश मीडियम के लिए बेटा मैं दे दूंगी, इसमें नहीं आ पाया। ठीक है, स्थानीय सरकारों की नई व्यवस्था, ये आपको कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के लिए बता रखा है। सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इस पे हमें पता है बेटा इस बार भी यही पैटर्न यूज होगा, 1 + 1 + 2। ठीक है, या तो 2 1 1 हो सकता है, लेकिन हमें पता है 4 नंबर का आएगा और इसी तरीके से आएगा 1 + 1 + 2, 1 + 2 + 1, ऐसा भी हो जाता है, बट ज्यादातर यही फॉलो करते हैं। ठीक है, पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के महत्व का बताइए, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनका क्या महत्व है। अगर वो चुने जा रहे हैं तो 1 नंबर में आपको सिर्फ 1 पॉइंट लिख देना है। और मैं बार बार बताती हूं आपको कि पैसेज में से छापना नहीं है, पैसेज में से नहीं छापना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पैसेज में से छाप रहे हो। ठीक है, नहीं, आपको अपनी आप पता है लोकल गवर्नमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, रिप्रेजेंटेशन बढ़ती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इतने ज्यादा लोग नहीं आगे आ पाते, इतने पंचायतों में आए, तो आप अपने तरीके से इसको आंसर को लिखोगे। ठीक है, 1 पॉइंट लिखोगे इनफ है, ज्यादा मत लिखना। बच्चे ऐसा भी करते पूरा पूरा पैराग्राफ छाप के आ जाते, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं करना। 1 नंबर है तो 1 नंबर के अकॉर्डिंग बस 2 से 3 लाइन लिख दोगे, बस आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व स्थानीय सरकार की संवैधानिक स्थिति में किस प्रकार प्रभावित हुआ है? तो वही बता दो कि लोकल गवर्नमेंट में क्या हुआ है कि 1/3 रिजर्वेशन मिली वुमेन के लिए, इवन SC ST वुमेन के लिए भी, सरपंच लेवल में वुमेन के लिए, उसकी वजह से क्या हुआ है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ी है। ठीक है, स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा देने का देश के लोकतांत्रिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? किन्हीं तो प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। दोबारा से, स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा देने से देश के लोकतंत्र पे आपको कुछ नहीं करना, सीधा बेटा ये बताना है कि हमारी डेमोक्रेसी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। अगर डेमोक्रेसी में हमने स्थानीय सरकार के मुद्दे को कॉन्स्टिट्यूशन में सही तरीके से दर्जा दिया गया तो उसका क्या फायदा हुआ, तो आप वही बता दोगे। डेमोक्रेसी के 2 पॉइंट है, आपको इसका आंसर कहां से मिलेगा? जब आप चैप्टर पढ़ोगे बेटा जी, फेडरलिज्म संघवाद चैप्टर पढ़ोगे तो उसका बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में है कि किस तरीके से पंचायत की वजह से हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, लोकल लेवल पे पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वो वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, SC ST कम्युनिटी की भागीदारी बढ़ी है, इसमें लिए आप 2 मार्क का है तो 2 पॉइंट लिखोगे ही लिखोगे। ओके, इसमें बेटा एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट कवर करने हैं। ठीक है, 1 2 2 पॉइंट्स कवर कर लोगे। ओके, अच्छा इसको कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए 34 है तो 34.1, 34.2, 34.3 इसी तरीके से करोगे, और उसके जो 2 पॉइंट लिखोगे वो ऐसे कर देना 1 और 2, बस सिंपल इस तरीके से कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलिए बाकी ये प्रिंट एंड कल्चर बेटा अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ फर्स्ट टर्म कर रही हूँ, एक और नेक्स्ट पेपर है ये। ज्योग्राफी हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहां से आप इको के क्वेश्चन उठा लेंगे और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इको के भी यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन देखिए बेटा 12 नंबर का,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में इसको दे दिया जाता है, एग्जाम में इसको कई बार क्वेश्चन को दे दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ना कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा एक्चुअल में इसका आंसर लिखना कैसे है। तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन आपका ईगो के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, 3 नंबर में ही पूछते हैं मोस्ट प्रोबेबली, चैप्टर में से 3 नंबर का और एक एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, जो भी आपकी वेटेज रहती है जरूरी नहीं है वेटेज के अकॉर्डिंग है, चैप्टर वेटेज बहुत हिलती है, बहुत हिल जाती है सीबीएसई में। ठीक है, तो पर्यावरण में गिरावट, इस क्वेश्चन का मतलब समझाती हूं। इस क्वेश्चन का मतलब है अगर इन्वायरमेंट में हमारे इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पड़ा, अगर हमारे प्रभाव पड़ा तो जैसा भी प्रभाव हमारे क्या कहते हैं पर्यावरण पे पड़ेगा, तो उसका जो प्रभाव, उसका जो असर आने वाला है या फिर जो पर्यावरण में गिरावट आएगी उसका जो असर आने वाला है वो पूरे वर्ल्ड पे आएगा, ना कि केवल एक पे आएगा। फॉर एग्जांपल बेटा कोरोना वायरस आया तो क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में फैला ना। अगर पानी की कमी होगी पूरे वर्ल्ड में होगी ना, वो कोई स्टेट बाउंड्रीज नहीं देखेगी, वो एक जोग्राफिकल कंडीशन है, वो ये नहीं देखेगी भाई यहाँ पर हम पॉलिटिकली ये चाइना है, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, नहीं बेटा। अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ तो पूरे वर्ल्ड के लिए होगा, तो इसकी जिम्मेदारी भी हमें सबको मिलकर लेनी होगी। तो आप ये पॉइंट खुद भी लिख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कोरोना वायरस के लिए सबने देशों ने मिलकर वर्क किया था, इसी तरीके से अगर डिग्रेडेशन होता है, एनवायरमेंट में कोई भी नुकसान होता है तो उसका हर्जाना हम सबको भरना पड़ेगा, इसीलिए हम सबको मिलकर वर्क करना है एनवायरमेंट को सेव करने के लिए। ठीक है बेटा, क्योंकि आपका लास्ट टॉपिक वाटर और ऑयल के ऊपर दे रखा है तो इसी टॉपिक को बना के ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया गया। कर लेना इसको प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट बेटा, भारत में तटीय क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार कि टर्शियरी सेक्टर किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ठीक है, आप इसके 3 पॉइंट 1 2 3 पहले आप लिख दोगे इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, फिर उसके आप नीचे क्या ले लोगे, पॉइंट्स ले लोगे जैसे मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, आप उसके पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, लेकिन लास्ट में एग्जांपल जरूर लिखोगे कि टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो रहा है। आपसे कॉज पूछे हैं कि क्यों टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, आप बताओगे। आज का टाइम बदल रहा है और जितना ज्यादा टर्शियरी सेक्टर बढ़ेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी जितना बढ़ेगा टर्शियरी उससे डबल बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है टर्शियरी सेक्टर इस तरीके से बेटा, और जितना ज्यादा टर्शियरी सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि इसमें नए नए सेक्टर्स ऐड होते जा रहे हैं, इसलिए ये टर्शियरी सेक्टर हमारा बढ़ता जा रहा है। आप एग्जाम्पल लिख दोगे इसमें, कोई भी अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट, किसी देश के जीडीपी ज्ञात करने के लिए विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम कैसे कर सकते हैं? तो बेटा आपको एनसीईआरटी में बता रखा है कि जीडीपी कैसे निकाली जाती है, तो आप उसी को बताओगे कि जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को निकालने का तरीका क्या है, आप बता देंगे और एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। आपके बिस्किट्स वगैरह वाला एग्जाम्पल दे रखा है बेकरी का, तो आप उस एग्जाम्पल के थ्रू बताओगे अच्छे से। जो भी आपको ऐसी स्थिति में जो भी क्वेश्चन बेस्ट तरीके से आता है वो करना। अगर ये अच्छे से आता है ये करना, ये अच्छे से आता है तो ये करना। जिसके आप अच्छे से 3 पॉइंट बनाकर और साथ में एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा वो करना, क्योंकि क्वेश्चन में अगर चॉइस दी गई है तो आपको उस चॉइस को यूटिलाइज करना चाहिए। ओके, चलिए होपफुली बेटा आप सबको लग रहा होगा कि हाँ कुछ आ रहा है अब हमें। ठीक है, बहुत लेक्स फील होएगा जब हम कई बार चीजें पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत इजी लगता है। फिर हमें लगता है हाँ हमने कुछ पढ़ रखा है, हमें आता हुआ जो हमने पढ़ रखा है वो आ रहा है। अब देखो आपको कितनी खुशी मिल रही होगी अगर आप पढ़ के आए होगे ना, तो जो क्वेश्चन आपने रीड कर रखे हैं वो आपको पढ़ने में बहुत आसानी लग रही होगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स अगर आपने खुद से पढ़ रखी होगी, अभी वैसे इकोनॉमिक्स के बेटा क्वेश्चन डिस्कस करने रह गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने रह गए। आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन तो हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, फिर हम अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी आप सबको, देखना कितने बढ़िया नंबर लेके आओगे आप सब। ओके, एक इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है बेटा यहाँ पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड द टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बता सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था आप इसको बढ़िया तरीके से भी बता सकते हो कि किस तरीके से प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वही प्राइमरी लिख दोगे, यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर लिख दोगे। इसमें प्रोडक्ट मिलता है, इसमें प्रोडक्ट नहीं मिलता। इसमें हमारा प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग लग के भी कम इनकम कमा पाते हैं, जबकि जीडीपी बहुत बढ़ाता है टर्शियरी सेक्टर। आप नीचे एग्जाम्पल भी ले लोगे या फिर अपना एक और पॉइंट लिख दोगे। आ रही है बेटा बात समझ में? नहीं आ रही है कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। आपका कितने नंबर में आया हुआ है वैसे ये क्वेश्चन? ठीक है, 1 नंबर में बेटा, 1 नंबर में है, तो आप इसको ज्यादा दिक्कत नहीं करके सिर्फ 2 पॉइंट में कर लोगे। वैसे तो ये थोड़ा पुराना वाला पेपर है जिसमें 1 नंबर के एमसीक्यू आते थे, आप इसको ना 2 मार्क में ले लीजिए अपने हिसाब से। आप इसको 2 नंबर के लिए ले लीजिए, 2 मार्क्स में आ सकते हो और इतना करके आओगे एटलीस्ट 2 डिफरेंशिएट और 1 एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा नेपोलियन वाले क्वेश्चन है, हिस्ट्री के हम बाद में देखेंगे। देखिए बेल्जियम का क्वेश्चन आया हुआ है,
स्थिति, आकार और संस्कृति पहलुओं के आधार पर बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति की तुलना कीजिए। 2 क्वेश्चन है बेटा इसमें से, ये वाले हम डिस्कस करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसीडरिंग द लोकेशन, साइज एंड कल्चर। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको याद है बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में आ जाता है। 3 मतलब आपको एथनिक कॉम्पोजिशन भी बताना है और ज्योग्राफिकल भी बताना है, क्योंकि लोकेशन, साइज एंड कल्चर आ गया ना, लोकेशन और साइज आपका ज्योग्राफिकल में चला जाएगा और आपका एथनिक हो गया बात बाकी वाला। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको बता रखा है, कंपेयर द सिचुएशन। अब बेटा मैंने आपको जैसे बताया कि ठीक है कि इसको करना कैसे है, तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं पहले भी कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप कंपेयर वाली तरीका अपनाओगे। ठीक है, आप इसको, क्योंकि कंपेयर लिख दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको 2 तरीके से डिवाइड कर लेना। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो अच्छे से यूटिलाइज करना है हमने इसे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 बॉक्सेस लेना है यहां पर। ठीक है, एक में लेना ज्योग्राफिकल कंडीशन कर देना या साइज एंड लोकेशन लिख देना एग्जाम के अकॉर्डिंग, बेल्जियम का और श्रीलंका का। ठीक है, और दूसरा आप क्या करना, एथनिक कर देना। ठीक है, यानी कि बेटा जी हिंदी मीडियम के लिए आप यहाँ पे आकार, भौगोलिक स्थिति बता दोगे। ठीक है, यहाँ पे जातीय संगठन बताओगे और फिर यहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका लेना। तो अगर 3 पॉइंट आपने यहाँ के ले लिए और 3 पॉइंट आपने यहाँ के ले लिए तो बेटा आपका बहुत ईजी होके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर वही दोबारा बता रही हूँ बेटा, यहाँ पे डिफरेंशिएट 2 लेने हैं, 2 लेने हैं। बेल्जियम और श्रीलंका का ये ज्योग्राफिकल पे बेस्ड होगा, ये एथनिक पे होगा, बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक है, इस तरीके से आप करके बेटा आंसर करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके नंबर आ जाएंगे। पता लगेगा बच्चे ने एकदम तैयारी बिल्कुल पैटर्न वाइज करी है। ठीक है, अभी मैं शीट पे एक और तरीका, 1-2 और बताऊंगी आपको। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। और हाउ इज द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग एमर्ज्ड। बेटा बढ़िया क्वेश्चन है और आया था ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स दैट हैव कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। देखो इसमें करोगे कैसे आप इसे, हाउ इज द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग एमर्ज्ड। ठीक है, कैसे आया आइडिया पावर शेयरिंग का। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सब हेडिंग पहले लिख दोगे कि आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग कहां से आया। ठीक है, आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग यानी पावर शेयरिंग का विचार कहां से आया, तो इसके बारे में वेटेज देखोगे। अगर 1+4 में क्वेश्चन है यानी कि आपको इसका आंसर सिर्फ 1 मार्क में देना है। ठीक है, तो आप 1 नंबर में बस ये बता दो कि आइडिया कहां से आया। आपको पता है कि पहले मैंने बेटा क्या था कि पहले माना जाता था कि अगर पावर शेयर नहीं करेंगे तो टाइम कम लगेगा, पावर को शेयर नहीं करना चाहिए, उससे डिस्प्यूट होते हैं, टाइम वेस्टेज होता है। जब मोनार्कीज हुआ करते थे, डिक्टेटरशिप हुआ करती थी, ठीक है, जिन कंट्रीज में, फिर डेमोक्रेसी का विचार आया तो आप उसी को बस 1 पॉइंट में सम अप कर लोगे। फिर आपसे 4 नंबर में पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि न्यू फॉर्म जो है, जो पावर शेयरिंग के न्यू मॉडर्न फॉर्म्स है वो कौन कौन सी है। अब बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और कवर कर लेंगे। पावर शेयरिंग के 4, यहाँ पे मेनली हमारे पास 4 टाइप होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में 4 नंबर का पूछा हुआ है यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइप ले लोगे। ठीक है, ठीक है, टाइप हमें पता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, और एक और आपको पता है हम कर देंगे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट्स के बीच में। ठीक है, अगर आप इस तरीके से बना के करोगे, पहले ये वाली चीज बना दोगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली। ठीक है, यानी कि हिंदी मीडियम क्या करेंगे, प्रकार लिखकर इस तरीके के बना सकते हैं बेटा माइंड मैप, जिसमें आप बता दोगे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, आप क्या बता दोगे, आप इसमें क्षैतिज बता दोगे, ऊर्ध्वाधर बताओगे, क्षैतिज बताओगे, आप विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में बताओगे, राजनीतिक दलों और संगठन के बीच में बता दोगे। ठीक है, फिर आप अपना शीट के नीचे आना। ओके, ये जैसे आपका ये वाला हो गया है, तो आप क्या करोगे, ये वाला बनाने के शीट के नीचे आओगे, फिर इसकी डिटेल लिखोगे क्योंकि 4 नंबर में बताना है आपको। फिर सबकी सब यहाँ पे लेकर अपना, जैसे आपने वर्टिकल लिख दिया तो पूरा 2 पॉइंट्स उसके, फिर वर्टिकल लिख दिया फिर उसके 2 पॉइंट, फिर बेटा सोशल लिख दिया तो उसके 2 पॉइंट। सिर्फ टेबल में मत कर देना, सोचो कि टेबल करके हमें पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, आपको फिर इनकी सब हेडिंग लिखकर पहले ये टेबल आपके ऊपर बन जाएगी, फिर उसके नीचे आप सारी डिटेल लिखोगे। दोबारा से बता रही हूँ बेटा जी, ध्यान से देखिएगा, पहले आपकी ये टेबल बन गई है। ठीक है, देखो ऊपर की तरफ आप ये टेबल बना दोगे, जहां पे पहले आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग 1 मार्क में होगा, फिर आप ये टेबल बनाओगे और उसके बाद फिर लिखोगे यहाँ पर, सबसे पहले वर्टिकल पावर शेयरिंग ले लोगे यहाँ पे लिखकर, उसके 2 पॉइंट, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, फिर उसके 2 पॉइंट, फिर उसका सोशल पावर शेयरिंग, फिर उसके 2 पॉइंट, फिर उसके बाद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और मूवमेंट्स के 2 पॉइंट। इस तरीके से आपके 1+4 में सारे कंप्लीट हो जाएंगे मार्क्स। आ रही बेटा बात समझ में नहीं आ रही है?
अगर इस तरीके से करके चलोगे बेटा एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। अब भी मैं कह रही हूं बहुत टाइम है आपके पास अगर तैयारी अच्छे से करोगे तो, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत कम टाइम है, अगर कुछ नहीं करोगे तो टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा तैयारी करो इसी तरीके से जैसे मैंने ट्राई किया आपको बताने का, और क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे बेटा इसके करने के। ठीक है, मैं इसके लिए आपको नेक्स्ट में क्या लेके आऊंगी बेटा, कोशिश करूंगी कि आपको ज्योग्राफी का, और पहले बात तो इको के हम क्वेश्चंस करेंगे। इको में हम क्या करने जा रहे हैं मैंने आपको बताया था। इको में बेटा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊंगी। सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हम इकोनो के क्वेश्चन हमने ले लिए तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब और क्वेश्चंस होंगे तो मैं डिस्कस करूंगी आपसे, वैसे हम डायरेक्टली चलेंगे फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए। अगर आप सब चाहते हो कि मैं पहले हिस्ट्री लेके आऊं तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पहले हिस्ट्री की नीड है आपको या ज्योग्राफी की, उसी अकॉर्डिंग चलेंगे हम। वैसे आपके लिए आज के लिए मेन काम क्या है कि आपको ये जो क्वेश्चंस कराए गए हैं इनको अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैसेज करके पीडीएफ अगर मांगना चाहते हो तो ले लीजिएगा आप। साथ में क्या करना है आपको, इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उनको रीड करना है ताकि आप इन क्वेश्चंस को कर सको आराम से। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट क्लास में आपके लिए इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे जिसमें से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, जितने की वेटेज दी गई है ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में टॉपिक्स में से आते हैं। ठीक है बेटा, चलिए होपफुली बेटा आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और अच्छे से करिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो बेटा मैसेज करिए, बताइए, और जल्दी हम कोशिश करेंगे एक लाइव सेशन रखने का ताकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर सकूं। अच्छे से तैयारी करनी है ताकि मार्क्स बहुत अच्छे आए। थैंक यू सो मच। Follow and subscribe us for more.